अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में हम जिक्र करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपसे कुछ देर पहले बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर खिताब किया। मुख्तलिफ अमूर पर उन्होंने बात की है, जो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं उनके वालिद साहब पर, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। आगाज़ में उन्होंने कहा कि सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जो कि उनका कसूर था। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी का जुर्म यही था कि उन्होंने 18वीं तरमीम की। फिर उन्होंने कहा कि SP शहीद दावड़ को कत्ल करने वालों का सुराग नहीं मिलता, लेकिन मेरे नाश्ते का हिसाब ज़रूर मिल जाता है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि अंडों और मुर्गियों से मुल्क नहीं चलते। बिलावल भुट्टो के इसी खिताब पर जो उन्होंने गुफ्तगू की, इसी पर हम रिपोर्ट कार्ड का पहला सवाल रखेंगे और सवाल इस तरह से है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान मुल्क में 1 यूनिट निज़ाम लाना चाहते हैं। क्या चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये दावा दुरुस्त है? इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आप क्या समझते हैं? भरपूर खिताब किया पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अभी आपसे कुछ देर पहले, उसको सुनते हुए। बिल्कुल भी दावा दुरुस्त नहीं है जी। पहली बात यह है कि किसी जोकीले तकरीर नवीस ने बड़ी जोकीली तकरीर लिखी थी। बिलावल को तो नहीं, तकरीर नवीस को ज़रूर सितारा इम्तियाज़ मिलना चाहिए, क्योंकि बिलावल तो लगता है इतना तेज़ ना हो, मगर तकरीर नवीस ज़रूर इतना बहुत तेज़ है। दूसरी बात यह, उन्होंने कहा है कि जरदारी बहाना है, बिलावल निशाना है। तो उनसे कहना है कि ये रोना धोना बड़ा पुराना है, असल में पैसा बचाना है। ये रोना धोना बड़ा पुराना है, असल में ख़ुद को बचाना है। उन्होंने एक नज़म पढ़ी, वो लड़की लाल कलंदर थी। मान लिया, हम मानते हैं वो लड़की लाल कलंदर थी, लेकिन क्या तुम उसके वारिस हो? जो कुछ कर रहे हो तुम, क्या ये उसने सिखाया था? जो रास्ता तुमने चुन लिया, जो इकट्ठा कर धन लिया, जो हाल लड़की के जियालों का, जो हाल तेरे मतवालों का, क्या इसके लिए लड़की ने खून बहाया था? वो लड़की लाल कलंदर थी, क्या तुम उसके वारिस हो? जो कर रहे हो तुम, क्या ये इसने सिखाया था? अल्हम्दुलिल्लाह मुसावात और इस्तिसाल ख़त्म करना चाहते हैं। कब करेंगे? 21 साल हो गए हुकूमत में। 1971 के बाद 3 मरतबा हुकूमतें मिली हैं। सिंध में हुकूमत है, क्या सिंध में कम हो गए हैं? लेकिन शहीदों के मज़ारों के सामने कुछ लोग भी खड़े थे। वो जो बेज़ुबान लोग हैं, जो भर कर बसों में लाए गए हैं, जो आए हुए हैं, उनके लिए क्या किया आपने? जिन मसाइल का जिक्र किया, इन मसाइल को हल किसने करना था? आप भी इस मुल्क के ठेकेदार थे। 18वीं तरमीम के बाद सिंध के ठेकेदार आप हैं। मियाँ साहब का दर्द आज आपको जाग गया। आपने ही तो कहा था कि उनका एहतसाब किया जाए। आपके वालिद मोहतरम ने कहा था वो धरती के नासूर हैं, दरिंदा हैं, शरीफैन का एहतसाब किया जाए। अब हो रहा है, तो अब दर्द क्यों जाग गया है जी? गरीबों की बात करते हो, गरीबों का क्या हाल किया है? और आखिरी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से इस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं, नहीं का ऑप्शन आप ले रहे हैं और आपको कोई खदशा नजर नहीं आता। आखिरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ है? पीपल्स क्या किया पीपल्स के लिए? किधर गए हैं वो पीपल्स? आप पीपल्स हटा दें, जरदारीज पीपल्स पार्टी कर दें। क्या खूबसूरत निज़ाम है जमहूरियत, क्या बना दिया आपने जमहूरियत को। इक़्तिदार में आओ, डीलें लुटमार, अपोजिशन में आओ, साजिशें, मजलूमियत के रोने धोने, और जमहूरियत खतरे में। अल्लाह खुश रखे। लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। ले रहे हैं सलीम साफी साहब की तरफ हम जाना चाहते थे, लेकिन बाबर साहब, आप इरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू के ऊपर क्या समझते हैं और आपका क्या ख्याल है सवाल के जवाब में? बड़ी इरशाद भट्टी साहब की गुफ्तगू मज़ेदार होती है, मैं तो बड़ी इंजॉय करता हूँ हर दफ़ा। लेकिन अगर मैं संजीदगी से सवाल का जवाब दूं, देखिए पाकिस्तान की जो फॉल्ट लाइंस हैं उसमें एक फॉल्ट लाइन डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप की रही है, एक आप कह लें एक्सट्रीमिज्म की और प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स की रही है, और तीसरी फॉल्ट लाइन सेंटर और प्रोविंसेस की रही है। और ये हमने हिस्टोरिकली देखा है। 1 यूनिट एक हिस्ट्री का पार्ट है ना, हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। और अभी जो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात हो रही है, ये भी संजीदा गुफ्तगू है, इसके ऊपर बात हो रही है, ये डिमांड भी है। सेंटर से आप कितना कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे प्रोविंसेस के ऊपर, इसके ऊपर हमारी तारीख में हमेशा से बहस होती आई है और हमने अभी तक कोई अग्रीमेंट नहीं की।
ایز اے پرنسپل, ایز اے اسٹیٹ, ایز اے نیشن ہماری کوئی اگریمنٹ نہیں ہے اس کے اوپر. آج بھی یہ بحث جاری ہے کہ کیا سینٹر کنٹرول کرے گا صوبوں کو یا پھر آپ ایک فیڈریشن کے طور پہ اس ملک کو چلائیں گے. تو ہم نے ابھی تک اسے ایز اے فیڈریشن نہیں چلنے دیا. جو ٹرانسفر آف پاور ہونی چاہیے تھی ہم نے نہیں ہونے دی. ہم بیوروکریسی کو ایز اے فیڈرل بیوروکریسی رن کر رہے ہیں. ہم نے پروونسز کو اپنی اپنی بیوروکریسیز اسٹیبلش کرنے کی اجازت نہیں دی. سو ہمارا تو اسٹرکچر یعنی میں آپ ہاں کا آپشن پرابلمز بابر ہیں. صاحب لے رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کام؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ دو ریالٹی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اگر جو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں باتیں ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں تو اس کا پھر ایویڈنس آنا چاہیے. اور جس طرح روٹین کے اندر جو جوڈیشل پروسیسز ہوتے ہیں, کریڈیبل جوڈیشل پروسیسز, یہ نہیں کہ سپریم کورٹ کرمنل ٹرائلز کر رہی ہو, وہ کریڈیبل جوڈیشل پروسیسز ہمیں سامنے نظر آئیں, وہ ایک ریالٹی ہے کہ آپ اکاؤنٹیبل کریں پالیٹیشنز کو. لیکن دوسری ریالٹیز یہ بھی ہیں کہ کسی وقت ہماری ریاست جو ہے وہ اچانک سرگرم ہو جاتی ہے اور یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ ای سی ایل پہ ڈال دیں. تو ٹریگر آج کیا ہے؟ بابر صاحب یعنی آپ آپشن نہیں لے رہے اس کے اوپر واضح, لیکن 50-50 آپ سمجھتے ہیں. سلیم صافی صاحب, اب بلاول بھٹو کے بارے میں کہا بھی یہ جا رہا تھا کہ والد صاحب کے کیسز سے وہ تھوڑا دور رہ رہے ہیں, اور یہی مشورہ بھی دیا جا رہا تھا, ہم نے بھی گفتگو کی اس دن پروگرام میں کہ ذرا دور ہی رہیں. اب تو کھل کر بات کی ہے بلاول بھٹو نے اس خطاب میں, یہ درست فیصلہ ہے ان کا؟ دیکھیے, بابر ستار صاحب کی گفتگو سے مکمل اتفاق کے بعد میں تھوڑا سا اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یقیناً اس وقت پاکستانی فیڈریشن کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے. گلگت بلتستان کا بلاول نے بھی ذکر کیا, وہاں محرومیاں ہیں. ایون آزاد کشمیر کی حکومت بھی محرومی کی شکار ہے. عوام تو کیا ہے, جو پختون بیلٹ میں جس طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, بلوچستان میں بھی وقتی طور پر ہم نے مسئلہ مینیج کیا ہوگا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. اسی طرح کراچی کا اور مہاجروں کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. آپ نے وقتی طور پر الطاف حسین یا MQM کو دبا دیا ہوگا, لیکن کراچی کے پرابلم ایز اٹ از ہے. اور یہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پنجاب سے بھی اسی طرح کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں جو ماضی میں صرف بلوچ اور پختون اور اس طرح کے لوگوں کا خاصہ ہوا کرتا تھا. تو وہ چیلنجز تو اپنی جگہ پہ ہے. پھر پاکستان کے اندر مذہبی ایکسٹریمزم کا ابھی ہم سلفی اور دیوبندی ایکسٹریمزم سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملا تھا کہ خادم حسین رضوی جیسے لوگ سامنے آ گئے. تو یہ پرابلم تو ہیں اور فیڈریشن کے لیے بڑے سنگین چیلنجز بھی ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں NFC ایوارڈ کا ابھی نیئر فیوچر میں کوئی امکان نظر نہیں آتا, حالانکہ کہ یہ حکومت نے آتے ہی اس کو یہ کام کرنا چاہیے تھا, نواز شریف کے دور میں ہونا چاہیے تھا. تو وہ محرومیاں اور سب کچھ تو اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو الزام انہوں نے عمران خان صاحب پہ لگایا ہے یہ الزام غلط ہے. کیونکہ ایک طرف تو وہ ان کو سلیکٹ پرائم منسٹر کہتے ہیں جس سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں. تو اگر آپ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ اس طرح ہے عمران خان صاحب پہ ان چیزوں کا الزام لگانا جس طرح کہ آپ جمالی صاحب پہ یا شوکت عزیز صاحب پہ اس وقت کے کاموں کے لیے الزام لگا دے, تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب کوئی ایسا کام کرنے جا رہے ہیں. لیکن صافی صاحب آپ ہاں کا آپشن, سوال کے جواب میں آپ آپشن کیا لے رہے ہیں صافی صاحب؟ نہیں, آپ لوگوں نے لکھا ہے نا, انہوں نے الزام لگایا ہے عمران خان پہ. عمران خان بیچارے پہ یہ بڑا سنگین الزام ہے, ان کا اس طرح کے معاملات سے کیا تعلق. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان پہ الزام لگانا ایسا ہے جیسا کہ آپ جو ہے میر ظفر اللہ جمالی پہ یا شوکت عزیز پہ کوئی اس وقت کے واقعات کا الزام لگا دیں. ٹھیک ہے, نہیں آپ اس کے اوپر آپشن لے رہے ہیں. محمل, بلاول بھٹو جن ایشوز کے اوپر انہوں نے آج بات کی وہ قومی اسمبلی میں اور مختلف فورمز پر ان کا ذکر ویسے تو کر چکے ہیں پہلے, لیکن اب جس طرح ارشاد بھٹی صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیسز کے دباؤ کی وجہ سے وہ اتنی کھل کے اس پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب صاحب, پہلے تو میں اس سوال کا ہاں میں آپشن لوں گی, اور میں تھوڑا سا ذرا بھٹی صاحب کو جواب بھی دینا. بھٹی صاحب نے 2-3 باتیں کی. ایک, انہوں نے کہا کہ میں تقریر والے کو کہوں گا کہ تقریر والے نے بڑی اچھی لکھی ہے. میں یہ بتاتی چلوں کہ بلاول بھٹو اپنی تقریر کا جو کانٹینٹ ہے وہ خود ہی لکھتے ہیں. تو دوسری طرف انہوں نے مطلب بھٹی صاحب نے ذرا زیادتی کی ہے کہ وہ بی بی کے وارث کی بات جس طریقے سے انہوں نے کی ہے. ایکچولی بی بی شہید کا وارث ہی اتنا بہادر ہو سکتا ہے
जो मुल्क के ठेकेदारों का नाम भी ले और वो महरूमियों की भी बात करे फेडरेशन के अंदर, बेशक वो गिलगित बल्तिस्तान हो, बलोच हो, पख्तूनों का वैसे हो, बाकी भी जो उन्होंने जिक्र किया, ये एक बीबी शहीद का बहादुर बेटा, उनका वारिस ही बात कर सकता है। मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा और लीडर है जो इस तरह की बातें करता है कि पंजाब में आज जो नारे लग रहे हैं वो पहले कभी नहीं लगे। नवाज शरीफ के ऊपर, वो नवाज शरीफ जिसने इनके ऊपर केसेस खोले थे। ये केसेस से डरने वाली नहीं है पार्टी, ना ये बीबी का वारिस केसेस से डरने वाला है। ये दबाव की बात नहीं होती, बात होती है बिलावल भुट्टो ने, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि उन्होंने ये बातें और भी नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी उन्होंने खड़ी होकर की, पहले भी की हैं, जलसों में भी की हैं। तो बात ये होती है कि ये एक बहादुर लीडर ही बात कर सकता है। आज उन्होंने बहुत सारी बातें की, बड़ी खुलकर की, बड़ी बात। जी जरूर दीजिएगा भट्टी साहब आप जवाब। लेकिन उन्होंने आज बहुत ज्यादा खुलकर बात की और उन्होंने बार बार ये कहा है कि ये देखें कि ये मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये ठीक है, साफी साहब की बात ठीक हो सकती है कि इमरान खान जो है वो शायद खुद 1 यूनिट की तरफ ना ले जाना चाह रहा हो, वो जिस तरफ ले जा रहे हैं ये इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा। बिलावल ने इसका अंदिया भी दिया है और बिलावल भुट्टो अकेले नहीं है, ये बात पीपल्स पार्टी बहुत देर से कर रही है। बिल्कुल आप समझती हैं कि ऐसा ही है। हाँ, का ऑप्शन मेमन ले रही हैं इरशाद भट्टी साहब। जी बिल्कुल, मेरा जो उनका है ना कि उनके वारिस हैं, ये बड़ी खुशी, पहली तो खुशी की बात है कि अच्छा मेरी तरह वो भी खुद ही अपना लिखते हैं और पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे। दूसरी बात ये है कि उनके वारिस और हैं और बड़े बहादुर हैं। ये बड़े बहादुर जो होते हैं ये बड़े कंप्रोमाइज्ड बहादुर हैं, ये बड़े वो समझौतों वाले बहादुर हैं। ये आज ही क्यों चुना पंजाब के? इन्होंने तो ये खुद कह रहे थे कि पंजाब में एहतसाब करो, कातिल आला एहतसाब तुम्हारा होना चाहिए, ऑरेंज का, मेट्रो का, आशियाना का, 56 कंपनियों का, और केसेस इनके दौर में बने हुए, सारा कुछ हुआ। फिर क्यों? ये जब 5 साल हुकूमत में रहे हैं, इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया मुशर्रफ को, बात तक नहीं की। जब हुकूमत चली गई 4 दिन पहले, 4 महीने पहले ये असेंबली में कह रहे थे अच्छा आप मुशर्रफ की बात कर रहे होंगे। ये बड़े कंप्रोमाइज हैं और मुल्क को मुल्क के ठेकेदारों ने हजूर पहुंचाया होगा या नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन जिस तरह आपने मुल्क को पहुंचा दिया है, जो ठेकेदारी आप कर रहे हैं, जो GIT की रिपोर्ट है जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन है, जिसमें रसीदें हैं, जिसमें चीज़ें हैं, जिसमें मनी ट्रेल है, जिसमें यानी क्या हमारी किस्मत में यही है कि शरीफ के कुत्ते भी हमने खरीदने हैं, इनके कुत्तों की खुराकें भी हमने देनी हैं, और इनकी इमरजेंसी लाइटें भी हमारे खाते से, और इनके सारे खर्चे भी हमारे खाते से। ये है इस मुल्क की लीडरशिप, ये है, ये इसलिए आए थे। ये बीबी ने कहा था बेनज़ीर भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से हमें बहुत इख्तलाफ होते हैं, लेकिन उनको इनके साथ ना मिलाएं खुदा के लिए। वो अगर वो उस वक्त होते, अगर उस वक्त होते तो ये उस वक्त भी डीलें कर जाते। जी भट्टी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने एहतसाब की बात की, एहतसाब की बात तो पीपल्स पार्टी आज भी कहती है। वो कहती है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, सबकी करें, नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन बना। इन्होंने करनी थी, कर लेते, अपने दौर में कर लेते। इसलिए इस तरह की बातें अपने दौर में कर लेते। पीपल्स पार्टी अकाउंटेबिलिटी से भी नहीं डरती, अपने दौर में कर लेते। किसने रोका था? भट्टी साहब और मेमल, ठीक है, ये हम आगे बढ़ेंगे इस इशू को लेकर एक ब्रेक के बाद। और मजहर साहब, और आप क्या समझते हैं सवाल के जवाब में, ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इसी मामले के ऊपर, बिलावल भुट्टो की तकरीर के मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे हफीजुल्लाह न्याई साहब से। न्याई साहब, ब्रेक से पहले बड़ी गर्मा गर्म गुफ्तगू हो रही थी इरशाद साहब और महमल के दरमियान, उसके ऊपर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और फिर आपको 1 यूनिट के निज़ाम वाला मामला नजर आ रहा है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि बिलावल की इतनी, जिसको कहना चाहिए कि जैसे महमल ने बताया है कि बड़ी शार्प और बड़ी एक स्कैथिंग तकरीर थी, उसमें ये फिक्र जो है उस तकरीर के कंपैटिबल नहीं है। इमरान बेचारे का क्या कसूर, जैसे साफी साहब ने कहा है, हर एक को पता है कि इसमें इमरान का कोई कसूर नहीं है। भट्टी साहब को उनकी लिखी तकरीर पे इतराज़ था, आज तक हमने भट्टी साहब के लिखे स्क्रिप्ट पे कभी इतराज़ नहीं किया। दूसरी बात यह कि रावलपिंडी में बैठ के ये बात तय करना बड़ा आसान है कि रावलपिंडी में आपको तहरीक इंसाफ के अलावा कोई नज़र नहीं आता, आपको कुछ नहीं पता कि सिंध में, लाहौर में क्या हालात हैं, सेंट्रल पंजाब में क्या हालात हैं। देखें, नवाज शरीफ साहब ने इसी तकरीर की कमाई खाई थी। ये जब GT रोड पर निकले थे तो इसी तकरीर के ऊपर उनको 1 करोड़ 30 लाख वोट जो है एडवर्स कंडीशन के अलावा सारे सिस्टम की मौजूदगी के अंदर 14-15 लाख कैंसल वोट्स के बावजूद
20-25 कैंडिडेट्स बिठा दिए गए चंद दिन पहले, इसके बावजूद 1 करोड़ 30 लाख वोट लिए नवाज शरीफ ने। ये जीटी रोड की तकरीरें थी। बिलावल ने बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब कि उन्होंने एक वक्त में स्टैंड नहीं लिया जब उनको अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि हम सिर्फ नवाज शरीफ को छेड़ेंगे, आपको नहीं छेड़ेंगे, और या नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे। देखें, ये तो बात है सिंपल इतनी कि आज उन्होंने बड़ी अच्छी शायरी की, मुझे परवीन शाकर याद आ गई भट्टी साहब की शायरी सुन के। लेकिन आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि 1973 ऑन ए सीरियस नोट, जो मेरा ख्याल था बाबर साहब को इस बात पे काम करना चाहिए था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, पता नहीं बाबर साहब ने नरम हुई क्यों दिखाई है। 1973 के आईन को जिसने छेड़ा उसने पाकिस्तान को तोड़ा। हमने 1956 का आईन जो पैरिटी में बना था और जो कि एक जिसमें के कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट थी, उसको जब छेड़ा था 1971 में। अफसा आप बहुत जूनियर हो, आपको अंदाजा नहीं क्या हम किस साले से गुजरे थे 1971 का। पाकिस्तान टूटा था। ये जो बिलावल ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं देखो बात नहीं, यही बात आप, मैं आईनी की तो बात कर रहा हूँ। 1 यूनिट क्या है आप नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आइन जो पैरिटी पे बनो 1 यूनिट था 1956 का, जब तोड़ा था पाकिस्तान टूट गया। बिलावल साहब मैं बिलावल साहब से ज्यादा नहीं, आप क्यों भूलते हैं कि लोगों को ये बात ज़हन नशीन करानी होगी, उन लोगों को जो आइन के साथ छेड़खानी करने के लिए मूड बना चुके हैं। बिलावल ने बात बिल्कुल सही की है, नाम उन्हें इमरान का लिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है, उन्होंने बताया कि हुजूर जो कुछ हो रहा है, पहली दफा उन्होंने स्टेज पे बताया है कि इस पाकिस्तान में जो नारे मैंने सेंट्रल पंजाब में सुन रहा हूं, जो कि हमारा रियासत का जो है जो कोर है, वो नारे आज तक हमने नहीं सुने थे। ये हमारे ऊपर सनजात है, कौम जो इदारों पे आज तकसीम है। हर एक ने बताया था कि जब आप सियासत के अंदर दखल अंदाजी करेंगे तो अगलों के गुनाह भी छुप जाएंगे और रियासत मुनकसिम हो जाएगी। ये रियासत अगर चंद बंदों को लगा खा रही है तो खुदा के वास्ते उनको लगा नहीं खाती, जो पाकिस्तान में यूनिटी की वो है। टाइम चला गया, सेम जब आगे बढ़ना पड़ेगा मजहर साहब की तरफ। मजहर साहब, आप क्या कमेंट्स होंगे आपके बिलावल भुट्टो की आज की तकरीर पर, और क्या समझते हैं आप सवाल के जवाब में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि 1 यूनिट बनने जा रहा है, ना मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम ख़त्म होने जा रही है, ना मेरा ख्याल है इस मुल्क के आइन को छेड़ा जा रहा है, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिनको इनमें से किसी चीज़ को भी छेड़ा गया तो ज़ाहिर है मुल्क की सलामती जो है वो स्टेक पर आ जाएगी, और नहीं होगा ये। और इसके अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो ज़ाहिर है सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि हर जमहूरियत पसंद आदमी जो है वो इसको नहीं होने देगा और इसके ख़िलाफ़ खड़ा होगा। ये तो एक चीज़ है, और उन्होंने जो निशानदेही की है वो उनका अपनी एप्रीहेंशंस हो सकती हैं बिलावल भुट्टो की, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कैसे होगी मुझे बताएं, किस तरीके से तहरीक इंसाफ कर सकती है? ना उनके पास वो मेजॉरिटी है, ना उनके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं 18वीं तरमीम ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो इससे एग्री नहीं करते। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो चीज़ है ये असल इशूज़ हैं इस वक्त। मुझे नहीं, जो बिलावल ने दूसरी बातें की हैं जैसे पश्तूनख्वा में जो आवाज़ें उठ रही हैं, बलूचिस्तान में जो आवाज़ें उठ रही हैं, उस पर उसकी जो कंसर्न है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज की तकरीर में मैं ये सुनना चाहता था कि पीपल्स पार्टी का लाइन ऑफ एक्शन क्या है। पीपल्स पार्टी ने तो ये आज से 3-4 दिन पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो ये ऐलान कर रहे थे कि हम जो है एहतजाज का ऐलान करेंगे, तो वो तो मुझे आज की तकरीर में नज़र नहीं आया। फिर मैं ये सुनना चाह रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिल क्यों नहीं पकड़े गए, बेनज़ीर की साजिश बेनकाब क्यों नहीं हो पाई। मैं ये सुनना चाह रहा था कि आज के दिन के बेनज़ीर भुट्टो ने जिन लोगों की तरफ इशारा किया था उनको तहकीकात के बगैर मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया। मैं ये सुनना चाह रहा था कि आज के दिन कि क्या वजह थी कि जिसको कातिल लीग कहा जाता था उसको आपने अपना इत्तेहादी क्यों बनाया। ये इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं पीपल्स पार्टी के लिए। और जेआईटी ने जिस तरीके से जेआईटी की रिपोर्ट लीक की गई है, उसने उस मुकदमे को कमजोर बनाने की, ये हमेशा ये करते हैं, लेकिन जेआईटी की रिपोर्ट को एक तरफ रखें। मैं इन सारे अपने दोस्तों को इनवाइट करता हूं कि आइए कराची में किसी मिनिस्ट्रीज में चले जाएं। एक ऑप्शन देते हुए आप समझते हैं कि आज की तकरीर में लाइन ऑफ एक्शन कोई वजाहत नहीं हो सकी पीपल्स पार्टी की तरफ से, बात कर लें। लेकिन मजहर साहब पीटीआई की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत वाज़ेह हो गई है कि आप चले जाएं पीपल्स पार्टी के लोग ओमनी ग्रुप के बारे में क्या कहते हैं, अनवर मजीद के बारे में क्या कहते हैं, वो उनसे सुन लें। वो शायद ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोलें लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बोलेंगे।
صحیح. مظہر صاحب کا نہیں کا آپشن بھی سامنے آ گیا. زرداری صاحب کی نااہلی کی پٹیشن پی ٹی آئی کی طرف سے جو درخواست تھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے, تو اس کے اوپر اب گفتگو کریں گے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی واضح ہے. مظہر صاحب کہہ رہے تھے پیپلز پارٹی نے کوئی وضاحت نہیں کی اس میں, اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کو جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے. ادھر الیکشن کمیشن نے آصف زرداری کی نااہلی کے لیے تحریک انصاف کی جانب سے دائر درخواست ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آئین کے مطابق آصف زرداری صادق اور امین نہیں رہے, لہٰذا انہیں نااہل کر دیا جائے. اسی معاملے پر ہمارا دوسرا سوال ہے آج رپورٹ کارڈ کا, اور سوال ہے پیپلز پارٹی کا. جے آئی ٹی رپورٹ پر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ, جبکہ الیکشن کمیشن نے آصف زرداری کی نااہلی کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی. آصف زرداری کا مستقبل کیا ہوگا؟ دو آپشنز ہیں, جیل یا پھر نااہلی. سلیم صافی صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے. آپ کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے, اور زرداری صاحب کے مستقبل کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی, میں بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے کنٹیکس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں, کسی بھی انسان کو تکلیف ہو تو اس پہ کسی مسلمان کو خوش نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ہم مجبور ہوئے تھے کہ اسی رپورٹ کارڈ میں ہم یہ دعا کر رہے تھے, اور میں نے اس کو مثبت قرار دیا تھا زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے جیل جانے کو, تو وہ وجہ یہی تھی کہ دوسرے انسانوں کی زندگی کا معاملہ تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں پچھلے سالوں میں اس لحاظ سے بھٹی صاحب کی بات درست تھی کہ جب ان کی ذات پہ نہیں آیا تھا تو بلاول صاحب آج سے مہینہ پہلے کیوں یہ باتیں نہیں کر رہے تھے؟ یہ تو اس پاکستان میں ہو رہا تھا. 6 مہینے پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے, اور سال پہلے کیوں نہیں کر رہے تھے, اور نواز شریف صاحب پچھلے 3 مہینوں میں کیوں خاموش تھے؟ ان لوگوں کی جب ذات کا معاملہ آ جاتے تو پھر ان کو قوم بھی یاد آ جاتی ہے. اور میں آج اس لیے بھی خوش ہوں کہ آپ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن میں ابھی ہمیں ایک وہ جے آئی ٹی پہ بریفنگ دی جا رہی تھی, تو میں نے وہ شہزاد صاحب سے پوچھا کہ بھائی جے آئی ٹی میں سب کچھ ہے, لیکن سینٹ الیکشن میں زرداری صاحب نے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے کسی کے کہنے پہ جو اتنے پیسے خرچ کیے تھے اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کون سے اکاؤنٹ سے خرچ ہوئے ہیں. صافی صاحب تو ابھی تک جو یہ جی میری گزارش سنیں, جیل جانے کو آپ خوشائند کہہ رہے تھے, نواز شریف صاحب چلے گئے, زرداری صاحب کے لیے اگر معاملہ ایسا ابھی بننا شروع ہوا ہے تو یہ رد عمل آپ کو مثبت ہی لگ رہا ہے. میں اس لیے کر رہا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں سیاست شروع کر دیں, جس کا آج بلاول نے آغاز کیا, کیونکہ جب تک ان کی ذات پہ نہیں آتی نا. اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب اندر چلے گئے تو مریم صاحبہ کا جو مہینوں سے خاموش اکاؤنٹ تھا وہ گویا ہوا. اس لیے اب بلوچوں کی بات بھی ہوگی, اب پختونوں کی بات بھی. اچھا, لیکن میں دوسرا جو محمل کی بات کی تائید میں نا, اب یہ اکاؤنٹس کا معاملہ ہے, یہ 2016 میں سامنے آیا تھا. ٹھیک, ایف آئی اے نے پہلے تحقیقات شروع کی تھی. اب پتہ نہیں یہ پی ٹی آئی والے ہر چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں, تو یہ معاملہ شروع ہوا تھا پھر نواز شریف کی حکومت میں, اور ہر کسی کو پتا تھا. تو کیا ان لوگوں کو پتا نہیں تھا؟ تو جب تک زرداری صاحب سے کچھ اور قیام لیا جا رہا تھا تو اس وقت زرداری صاحب کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف کیوں جے آئی ٹی نہیں بنی اس وقت؟ تو یہ دونوں طرف سے معاملہ جو ہے نا ایک طرح کا گڑبڑ ہے کہ ان لوگوں کا مقصد بھی کرپشن کا خاتمہ نہیں ہے, لیڈروں کو لائن پہ رکھنا ہے, اور ہمارے لیڈروں کا مقصد بھی قوم کی خدمت نہیں اپنے معاملات کو. باقی جو آپ کا جواب ہے اس میں یہ دونوں ہوں گی, کیونکہ آج جو بلاول نے جو لائن لے لی ہے نا, جس طرح مریم نے لیا تھا, تو اس کا انجام پھر نااہلی بھی ہوتا ہے, جیل بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات کچھ اور بھی ہوتا ہے. اس لیے جیل اور نااہلی تو دونوں ہوگی. جو گفتگو ارشاد بھٹی صاحب صافی صاحب کر رہے ہیں, جی بالکل صحیح بات ہے کہ اصل میں بات یہ 2015 میں یہ جو جعلی اکاؤنٹس اور ٹرانزیکشنز والا ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی تھی, اور 2018 میں چیف جسٹس نے جب از خود نوٹس لیا تو اس کے بعد معاملہ آگے بڑھا. اگر جائیداد والی خبر سچ ہے, اور اگر جے آئی ٹی کا 10% بھی یہ سچ ہے, باقی چھوڑ دیں 10% بھی سچ ہے, تو جیل بھی ہوگی, نااہلی بھی ہوگی. آپ یعنی ایک اندازہ کر لیں کہ 32 جعلی اکاؤنٹ کی کہانیاں کیا ہیں. 2013 میں زرداری صاحب کے جب صدر تھے تو ان کے ایم ایس کے اکاؤنٹ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے $30 ملین ٹرانسفر ہوتا ہے.
15 मिलियन 30 मिलियन रुपए 15 मिलियन चले जाते हैं जाली अकाउंट्स में, 15 मिलियन एग्रो फार्म ठट्ठा को। सिंध बैंक की 100% मालकाना हकूक सिंध हुकूमत के पास हैं। सिंध बैंक की कुल इक्विटी है 16.6 अरब। स्टेट बैंक रेगुलेशंस के मुताबिक 4 अरब कर्जा दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि सिंध बैंक ने ओमनी ग्रुप को दिया 24 अरब 93 करोड़। अब अगर ओमनी ग्रुप डिफॉल्ट कर जाता है, अब सिर्फ एक बात है, आप अगर आप ये डिफॉल्ट कर जाता है तो तमाम सिंध बैंक बेच कर भी 8 अरब और 87 करोड़ रुपया सिंध गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक बात है, एक। और इस जीआईटी रिपोर्ट को करप्शन देख का एक चावल कहा जा रहा है। तो अगर ये 10% भी सच हो जाती है और वो खबर जायदाद वाली सच है तो दोनों होगी, जेल भी और नाहली भी। दोनों ऑप्शंस आप ले रहे हैं। बाबर सत्तार साहब, कल जरदारी साहब और बिलावल इमरान खान साहब वाली सियासत शुरू कर दे या चौधरी शुजात वाली, इसके ऊपर मजीद इससे भी डबल सिंध को लूट ले कुछ भी नहीं होगा, ना जेआईटी बनेगी, ना अदालत होगी, ना कुछ और होगा। जो आपने बात की वही लेके बाबर साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, जेआईटी की वजह से अगर सजा होती है जेल या नाअहली जरदारी साहब को, या फिर जो लाइन आज बिलावल भुट्टो ने ली है उसकी वजह से जो इशारा दे रहे हैं? देखिए, जो साफी साहब आपने कहा वो क्लियर ऑप्शन नहीं ले रहे, वो बड़ी क्लियर ऑप्शन ले रहे थे और मैं उनके साथ 100% एग्री करता हूं। देखिए, ये काम पहले होते रहे हैं ना, यहाँ पे बेनजीर भुट्टो भी सिक्योरिटी क्या कहते हैं रिस्क थी, उनकी गवर्नमेंट 2 दफा करप्शन पे निकाली गई। अब हम उन बात पे बात नहीं करते क्योंकि जाहिर है वो इस दुनिया से चली गई हैं। और सो ये काम होते रहे हैं इससे पहले। और बिल्कुल जो मजहर साहब बात कर रहे हैं, आप सिंध जाएं, लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पे हर तरह का काम हो सकता है, जिस लेवल की करप्शन है उसके ऊपर भी लोग बात करते हैं। लेकिन हमने क्या तरीका संजीदा निकाला? आप जेआईटी की रिपोर्ट देखें, उसमें तो वैल्यूएशंस की बात आई हुई है 2001 की भी। 2001 में तो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और पाकिस्तान सही रास्ते पे चल रहा था, तो उस वक्त ये काम कैसे हो रहा था? गुजारिश ये है कि कोई सीरियस थॉट नहीं है कि अगर हमारी रेगुलेटरी बॉडीज, अगर हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज, हमारा जो सारा इंसाफ का और अकाउंटेबिलिटी का निजाम है वो इन चीजों को नहीं फिक्स कर सकता, पकड़ सकता, तो फिर हमने एक नया इंसाफ का निजाम निकाला है जो आज डॉन ने भी आर्टिकल लिखा कि जेआईटी के थ्रू हम ट्रायल कर रहे हैं ना। तो ये काम हम करते रहे इससे पहले, टीवी के ऊपर लोग बैठ के आपको वो डिटेल्स बताएंगे जो कहीं स्टैब्लिश नहीं हुई, किसी अदालत में उसका एविडेंस नहीं आया अभी, लेकिन वो जुबान ज़द-ए-आम होएगी और उसके ऊपर लोग बात करेंगे, उसे सच मानेंगे। लेकिन हमें याद नहीं है कि पंजाब बैंक का कितना बड़ा स्कैंडल आया था 4, 5, 7, 10 साल पहले, और उस वक्त जिन लोगों के नाम आ रहे थे वो तो आज स्पीकर बने बैठे हैं पंजाब के अंदर, उनके ऊपर तो कोई जिक्र नहीं हुआ, वो हुकूमतों में भी शामिल रहे हैं। तो ये चीजें होती रही हैं यहाँ पे, इससे ना करप्शन ठीक होती है, ना इससे लोग अंदर जाते हैं, लेकिन ये कंट्रोल के मैकेनिज्म्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। और अगर ये लाइन के ऊपर आ गए जिस तरह साहब कह रहे हैं, हम भूल जाएंगे सब कुछ। जी ठीक, महमल, आप क्या समझती हैं बाबर साहब की गुफ्तगू को सुनते हुए, और जरदारी साहब के हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखिए, अब सर जेल तो जिस दिन एफआईआर दर्ज होगी तो जेल तो इनको वो भेज देंगे, वो नज़र भी आ रहा है मेरे ख्याल में। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को जेल भेजा हुआ है, इनको भी जेल तो भेजेंगे, और ये उसके बाद केस चलेगा। अच्छा, पाकिस्तान में केसेस को ज़रा एक अजीबो गरीब तरीका है। अब देखिए जी, एसएसजी कटेकना केस भी जो इनका था 90s का केस था, उसका फैसला पिछली हुकूमत के दौर में आया है। केसेस यहाँ बहुत तवील भी हो जाते हैं। अब बिलावल भुट्टो की स्पीच के बाद ये देखना है कि आया कि इस केस को ये कितनी तेज़ी से करते हैं। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब का केस हुआ था कि रोज़ उसकी हेयरिंग होती थी और फिर वो भी उसको 1-1.5 साल लगा था, उतनी तेज़ी से करते हैं उसको रैप अप, या फिर ये है कि ये इसको लंबा कर लेंगे। डिपेंड करता है कि ये पीपल्स पार्टी के ऊपर कितना दबाव डालना चाहते हैं, डालेंगे। लेकिन मैं साफ़ी साहब की बात से और बाबर साहब की बात से एग्री करती हूँ कि ये इनको पहले चीज़ें नहीं नज़र आती, हमें नहीं पता कितनी सही है कितनी नहीं। जेआईटी की रिपोर्ट, और जिस तरह आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि ताहिर दावड़ के अगवाकारों का आपको पता नहीं चल सका, मेरे नाश्ते के बिल का भी आपको पता है। यानी कि जो चीज़ अगर आप करना चाहते हैं वो आप पता कर लेते हैं, बाकी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ है जो जेल का ऑप्शन ले रही हैं, मैं वैसे नाअहली भी मुझे लगता है कि हो सकती है अगर इनके ये जो एसेट्स की बात करें। जी बिल्कुल, दोनों लूंगी मैं। खदशा नाअहली का भी जाहिर किया जा सकता है इस टाइम। आप अभी वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मल साहब हमें थोड़ा मुख्तसर रखना होगा, आपका क्या ख्याल है? देखिए, सारी चीज़ें हमारी यहाँ एक चाबी से चलती हैं, चाबी घूमती है तो FIA भी एक्टिव होती है, नैब भी एक्टिव होती है, दीगर एजेंसीज भी एक्टिव होती हैं,
चाबी नहीं घूमती तो असगर खान केस उसी तरह लटका रहता है, बाकी केस उसी तरह लटके रहते हैं, ट्रीजन केस उसी तरह लटका रहता है। तो सारा काम चाबी से होता है, और अगर वो चाबी घूमी तो जरदारी साहब नाअहल हो जाएंगे। देखिए, मज़ाहमती सियासत ख़त्म कर दी गई है। एक ज़माने में छापे पड़ते थे तो किताबें रिकवर होती थी, लिटरेचर रिकवर होता था, प्रिंटिंग प्रेस रिकवर होता था। अब छापे पड़ते हैं तो कैश रिकवर होता है, असासे रिकवर्ड होते, असासे पता चलते हैं। पहले असासों पे मुकदमात नहीं बनते थे, गद्दारी के बनते थे और तरह तरह के बनते थे। तो हमारी यहाँ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो मुझे अभी तो जो सूरत हाल बन रही है उसमें तो लग रहा है, खदशा यही है कि शायद नाअहली की तरफ बात जा रही है। नाअहली का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीज़ साहब, बात यह है कि आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जब मर्जी पूछें मुझे, मैं कंफर्टेबल होता हूँ आखिर में, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे तक पहुँचते पहुँचते टाइम को ना खर्च किया करें, उसको संभाल के फिर रखा करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जी ये तो मैं आपको अभी खबर दे रहा हूँ कि जरदारी साहब चंद दिनों में जेल में जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो इल्ज़ामात हैं वो इररेलेवेंट हो गए हैं। ये देखें, हर इल्ज़ाम के अंदर टेंजिबल इंतज़ाम होंगे, उनके अंदर बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे हैं, उनके अंदर बड़ा जोर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो लोगों के नज़दीक इल्ज़ामात जो है ना नवाज शरीफ के इंपॉर्टेंट हैं, ना इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं तहरीक इंसाफ वालों के लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक पोजीशन ले लेते हैं। ना जरदारी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो भी इल्ज़ाम लगेंगे वो खूब खाते जाएंगे। मैं सलीम सावी साहब से, बाबर सतार साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जी इनके पास जो गिरफ्तारी भी होगी और अल्टीमेटली नाअहली भी होगी, लेकिन नाअहली से पहले देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन जो है, जैसे पीपल्स पार्टी ने हेड डाउन ले लिया है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आज की तकरीर जेल भी जाएंगे न्याय साहब के ख्याल में। इस सवाल के जवाब में हमारे तमाम तज्जियाकारों की राय आपने जानी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।